हेलो फ्रेंड्स, सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। और आपको याद हो जाना चाहिए कि मैथ में हम वेक्टर पढ़ा रहे थे और वेक्टर में लास्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ वेक्टर, माने वेक्टर का प्रकार। उस प्रकार में हम 6-7 को चर्चा किए थे, जिसमें मैं 6-7 को लिखाए थे, जिसमें हम आपको पढ़ाए थे नेगेटिव वेक्टर था। अगला आपका है, अगला वेक्टर का टाइप देखिए थोड़ा सा, कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संरेख सदिश, अच्छा, या पैरेलल वेक्टर, मतलब समांतर सदिश। आइए संरेख सदिश या समांतर सदिश को अच्छी तरह से समझते हैं। आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल पर गौर हम करते हैं। देखिए, एक लाइन लेते हैं, एक रेखा लेते हैं, इस रेखा का नाम एल रख देते हैं। अब देखिए, बहुत से वेक्टर को हम खींचते हैं। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी, ये हो गया वेक्टर डी। चलिए, इस बोर्ड पर हम लोग 4 वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, सबको बढ़िया से समझिए। इस वेक्टर का डायरेक्शन राइट हो रहा है, इस वेक्टर का डायरेक्शन लेफ्ट हो रहा है, इस वेक्टर का डायरेक्शन राइट हो रहा है, इस वेक्टर का डायरेक्शन लेफ्ट हो रहा है। मतलब ये चारों वेक्टर की दिशा एक और नहीं है, मतलब इसकी दिशा भिन्न भिन्न है। अब आइए इसकी परिमाण पर गौर करते हैं। देखिए, एक की लंबाई इतना है, एक की लंबाई इससे छोटा है, इसकी लंबाई इतना बड़ा है, इसकी लंबाई इतना बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि ना तो इसकी परिमाण या मापांक बराबर है, ना दिशा एक और है, ना इसकी मापांक बराबर है। लेकिन है ना, बात को समझ जाए। ये चारों वेक्टर पर गौर कीजिए, है ना। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट और, इसकी डायरेक्शन राइट और, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट और। मतलब हुआ कि सभी वेक्टर का डायरेक्शन एक और नहीं है। दूसरी बात गौर करते हैं, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, लंबाई माने मापांक, इस सभी वेक्टर का मापांक भी बराबर नहीं है। ना तो इसका दिशा एक और है, ना इसकी मापांक बराबर है ना। यानी अब चलिए, लेकिन ये चारों वेक्टर एल रेखा के समानांतर है। वेक्टर ए भी इसके समानांतर है, वेक्टर ए भी समानांतर है, वेक्टर सी भी समानांतर है, वेक्टर डी भी समानांतर है। तो ऐसा वेक्टर जो किसी एक रेखा के समानांतर हो, उन सभी वेक्टर को संरेख सदिश या समानांतर सदिश कहते हैं। समझ में आया? यानी उन वेक्टर को कॉलिनियर वेक्टर कहा जाता है जो किसी एक रेखा के समानांतर होता है, लेकिन उसकी दिशा ना एक और होता है और ना तो उसकी मापांक बराबर होता है। सिर्फ वह किसी एक रेखा के समानांतर होना चाहिए। समझ में आया? अगर दिया गया वेक्टर किसी एक रेखा के समानांतर हो तो उसे कॉलिनियर या पैरेलल वेक्टर कहा जाता है। समझ में आया? फिर बार बार कह रहे हैं कि संरेख सदिश होने के लिए, है ना, संरेख सदिश होने के लिए सभी वेक्टर को किसी एक रेखा के समानांतर होना चाहिए, है ना। संरेख सदिश का
ना तो दिशा एक और होता है और ना तो मापांक बराबर होता है। आइए अब संरेख सदिश के बारे में और चर्चा करते हैं। तो डिफिनेशन के अनुसार ये चारों संरेख सदिश का उदाहरण है, क्योंकि ये चारों एल रेखा के समानांतर है। अब आइए आगे विचार करते हैं। बताओ, अभी हम लोग दो वेक्टर को लेके चलते हैं। वेक्टर ए भी एल के समानांतर है, वेक्टर बी भी एल के समानांतर है। इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी किसका उदाहरण हो गया? संरेख का, मतलब समानांतर का। अब आइए, वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख सदिश का उदाहरण है। अब गौर कीजिए, समझिए बढ़िया से। ई आपका हो गया वेक्टर ए, ई आपका हो गया वेक्टर बी। समझिए ना, फिर से समझो। इसको करें वेक्टर ए और इसको करें वेक्टर बी, है ना। एक का मापांक बड़ा है और एक का मापांक छोटा है, लेकिन हम दोनों को करना चाहते हैं बराबर। ए का मापांक बड़ा है, बी का मापांक छोटा है। दोनों कैसा सदिश है? संरेख। लेकिन हम दोनों को करना चाहते हैं बराबर। तो बराबर तभी करेंगे जब एकरा में कोई अचर से गुना करेंगे, चाहे तो अचर प्लस में हो या माइनस में हो या बटा में हो या रूट में। जब भी हम, बताओ बाबू, फिर एक बार समझा जाए। ये वेक्टर ए का मापांक बड़ा है, आई छोटा है, लेकिन हम करना चाहते हैं दोनों को बराबर। तो यहाँ पर कोई रियल नंबर से, कोई संख्या से गुना किया जाता है। सपोज डेट मान लिए कि हम 1/2 से गुना किए तो वेक्टर बी वेक्टर ए के बराबर हो गया। यानी 1/2 को चीज है, अचर है। क्या चीज है? अचर है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि संरेख सदिश में एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक होता है। संरेख सदिश में एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक होता है। यानी अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सिद्ध करें कि दिया गया वेक्टर संरेख है, समानांतर है, तब साबित करने के लिए वहां पर दिखाना होगा कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक है कि चाहे तो गुणक 1 का हो या 2 का हो या 3 का हो या -1 का हो या -2 का हो या बटा का हो या रूट का, लेकिन गुणक खाली होना चाहिए। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक है तब दिया गया वेक्टर संरेख सदिश या समानांतर सदिश होता है। एक बार और चर्चा करते इस पर कि अगर दिया गया वेक्टर किसी एक रेखा के समानांतर हो तो उन सभी वेक्टर को संरेख या समानांतर सदिश कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, संरेख या समानांतर सदिश में एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के गुणक होता है। तीसरा पॉइंट, संरेख या समानांतर सदिश साबित करने के लिए वहां पर दिखाना होता कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक है कि नहीं। बात समझ में आए? आइए हम बोर्ड पर लिखते हैं। बाबू, उन वेक्टर्स को संरेख या समांतर सदिश कहा जाता है, जो किसी एक रेखा के
समांतर होता है। एग्जाम्पल, देखिए ये हो गया पहला वेक्टर। ये बताओ, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये दोनों जो है एल के क्या है, समानांतर है। अतः चित्र से वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख या समांतर सदिश का उदाहरण है। चलिए, और अब चलिए संरेख या समानांतर सदिश के नोट पर गौर करते हैं, मिटाते हैं बउआ। हाँ दोस्त, तो देखिए नोट में देखा जाए क्या कि संरेख या समांतर सदिश में एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक होता है। चाहे गुणक 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, -1, -2, -3, माने कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। तो आइए एग्जाम्पल को देखा जाए। इसको अगर एग्जाम में यानी कहीं पर हम पढ़ाते समय बोले कि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी संरेख सदिश है। जब संरेख है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक होगा, चाहे तो पहला दूसरा का गुणक है या दूसरा पहला का गुणक है। इसलिए हम लिखेंगे वेक्टर ए बी बराबर इसका गुणक। तो गुणक में कुछ भी दर्शा सकते हैं, के दर्शाइए, लेमडा दर्शाइए। तो वेक्टर ए बी बराबर के इंटू वेक्टर बी सी। अब के जगह पर कोई भी रियल नंबर, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, कोई भी संख्या हो सकता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, या आवश्यकता अनुसार ऐसे भी, दूसरा पहला का गुणक वेक्टर बी सी बराबर, यहाँ पर के भी दे सकते हैं, लेमडा भी, आवश्यकता से कुछ भी। तो वेक्टर बी सी बराबर के इंटू वेक्टर ए बी। और आगे देखते हैं वेक्टर पी क्यू एवं वेक्टर आर एस संरेख सदिश है। मतलब दोनों संरेख है तो एक वेक्टर पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर का गुणक या दूसरा वेक्टर पहला वेक्टर का गुणक। तो आप आवश्यकता अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। इसलिए वेक्टर पी क्यू बराबर के इंटू वेक्टर आर एस हो गया बाबू। एक बार देखिए बढ़िया से, और हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देख लिए बढ़िया से, आइए यानी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमको संरेख साबित करना है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को गुणक दिखाना होता है
है ना। आइए इस पर हम एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन देखो, दिखाएं दिखाएं कि वेक्टर I माइनस वेक्टर J प्लस 4 वेक्टर K एवं माइनस वेक्टर I प्लस वेक्टर J माइनस 4 वेक्टर K दिखाएं कि इतना और इतना संरेख है। अब बता, संरेख को साबित करने के लिए एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक दिखाना होता है। आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ माने प्रमाण कि पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। तो इसको मान लो वेक्टर ए, इसको मान लो वेक्टर बी। आइए लेट मतलब माना वेक्टर ए बराबर कितना, वेक्टर I माइनस वेक्टर J प्लस 4 इंटू वेक्टर के। इसको मान लो वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर I प्लस वेक्टर J माइनस 4 वेक्टर के। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हमको साबित करना है संरेख। तो यहाँ पर दिखाना होगा कि ए चाहे तो ए बी का गुणक दिखा दीजिए, चाहे तो बी ए का गुणक दिखा दीजिए। आइए दिखाते हैं। चूंकि वेक्टर बी का मान कितना, माइनस वेक्टर I प्लस वेक्टर J माइनस 4 इंटू वेक्टर के। देखिए बाबू, वेक्टर बी बराबर इन तीनों में -1 कॉमन ले लीजिए। जब -1 कॉमन लेंगे तो जो माइनस रहेगा प्लस में, जो प्लस रहेगा माइनस में। क्या होगा, वेक्टर I माइनस वेक्टर J प्लस 4 इंटू वेक्टर के। आगे बढ़ते बाबू, वेक्टर बी बराबर -1 गुना, बताओ ये किसका मान है। देखिए मिलाइए, देखिए तो हूबहू मिल रहा है, यानी वेक्टर ए का मान है। वेक्टर ए का मान क्या देखे कि वेक्टर बी वेक्टर ए का -1 गुना होता है। हमने क्या बोले कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक होना चाहिए, चाहे गुणक 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो या माइनस का हो। तो यह -1 का गुणक है। इससे स्पष्ट होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख है। अतः वेक्टर ए एवं वेक्टर बी संरेख है। प्रूव्ड हो गया बाबू। एक क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब हम संरेख सदिश से रिलेटेड और बातों पर गौर करते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड संरेख सदिश आप कैसे निकालेंगे। माने दिए गए वेक्टर का संरेख सदिश यानी समानांतर सदिश निकालने का तरीका। तो आइए आगे टॉपिक पर विचार करते हैं। इसको आप देख लीजिए बढ़िया से। तो देख लीजिए बाबू, चलिए टॉपिक थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। क्या है टॉपिक? दिए गए
वेक्टर का संरेख या समांतर सदिश निकालना। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। हमको वेक्टर ए का संरेख सदिश निकालना है। वेक्टर ए का संरेख, तो ए का संरेख निकालने के लिए एकरा में कोई भी संख्या से गुना कर देंगे तो इसका संरेख होगा। देखिए आइए, कोई भी संख्या से, मान लिया 2 से, तो हो गया 2 इंटू वेक्टर है, 2 इंटू वेक्टर है, इसका संरेख हुआ। फिर मन में किया कि नहीं 3 से गुना करते हैं तो 3 इंटू वेक्टर है, 1/2 इंटू वेक्टर है। माने कोई भी संख्या से गुना करके इस वेक्टर का संरेख सदिश आप निकाल सकते हैं। इतना न कर करके लोग प्रॉब्लम बनाते समय, बताओ 2, 3, 1/2 अचर है, रियल है, तो इतना न कर करके लोग शॉर्ट में इतना लिखते हैं वेक्टर ए का संरेख के इंटू वेक्टर है। जहाँ के के स्थान पर 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 1/2 माइनस कुछ भी लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का संरेख सदिश, जिसका संरेख पूछे उसमें कोई रियल नंबर से, कोई अचर से गुना कर दो। तो मान ली यहाँ पर अचर के रूप में लेमडा इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और समझिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का संरेख सदिश, हमने क्या बोले कि संरेख निकालने के लिए ओकरा में कोई कांस्टेंट से, चाहे तो के या लेमडा, हम प्रॉब्लम बनाते समय, एक्सरसाइज बनाते समय ज़्यादा लेमडा या के का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, क्या इस्तेमाल करो, के करिए तो इसमें के से गुना कर दीजिए, के इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। कोई दिक्कत है बाबू? ये था संरेख सदिश से रिलेटेड कंसेप्ट। अगर एक कंसेप्ट आप बढ़िया से पढ़िएगा और जैसे एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब आप एक लास्ट वेक्टर पर गौर करते हैं जिसका नाम है कोइनिशियल वेक्टर। आइए इस पर गौर करते हैं। देखो बाबा, कोइनिशियल वेक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सह-आदिम सदिश। समझिए कि किन वेक्टर को हम लोग सह-आदिम सदिश कहते हैं। आइए एक फिगर के माध्यम से, ये आपका वेक्टर ए हुआ, ये आपका वेक्टर बी हुआ, ये आपका वेक्टर सी हुआ, ये आपका वेक्टर डी हुआ। देखिए तो इस 4 वेक्टर का हम इस बोर्ड पर दिखाए हैं। ये वेक्टर ए है, ये मान लिया जाए कि आपका बिंदु ओ है। चलिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। अब गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि वेक्टर ए का स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, ए है। बी का भी स्टार्टिंग, वेक्टर ए का स्टार्टिंग जीरो है। वेक्टर ए का स्टार्टिंग ओ है, वेक्टर बी का भी स्टार्टिंग ओ है, वेक्टर सी का भी स्टार्टिंग ओ है,
वेक्टर डी का भी स्टार्टिंग ओ है, यानी सभी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जीरो है। कहती है जीरो माने ओ है। तो यदि दिया गया वेक्टर का, यदि दिया गया वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो तो उन वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर कहते हैं, यानी सह आदिम सदिश कहते हैं। समझ में आया? यदि दिए गए सदिश का प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो तो उन वेक्टर्स को, उन सदिशों को सह आदिम सदिश कहते हैं। यानी देखो यहाँ पर वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, ये चारों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट मतलब शुरुआत बिंदु वो है, इसलिए चारों वेक्टर वो इनिशियल वेक्टर का उदाहरण है, मतलब सह आदिम सदिश का उदाहरण है। चलिए क्या लिखेंगे बाबू कि यदि दिए गए वेक्टर्स का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तब उन वेक्टर्स को सह आदिम सदिश कहते हैं, है ना। आइए चित्र में माने फिगर में, चित्र में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एवं वेक्टर डी का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, इसलिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एवं वेक्टर डी सह आदिम सदिश का उदाहरण है। ये था कहानी आपका कोइंसियल वेक्टर का। वेक्टर के टाइप हम आपको जितने बताए थे सभी को हम बारी बारी से आपको जानकारी दिए हैं। आप लोग घर पर एक बार सभी वेक्टर को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि ताकि हम 2 दिन के बाद एक्सरसाइज शुरू करें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वेक्टर का थ्योरी, वेक्टर में 4 चैप्टर है जिसमें 2 चैप्टर लगभग समाप्त हो रहा है और जैसी थ्योरी खत्म होता है हम आपको एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आइए और कुछ वेक्टर से रिलेटेड बात को बताते हैं। देखिए चलिए 4 पॉइंट पर गौर किया जाए। नोट में देखे बाबा 4 पॉइंट पर गौर करते हैं। पहला, समान सदिश। आप कैसे समझेंगे कि दिया गया वेक्टर समान सदिश है, इक्वल वेक्टर है? तो समान सदिश के लिए मापांक कहते हैं परिमाण को, लंबाई को। मापांक बराबर हो और दिशा एक ही हो। समझ में आया? समान सदिश कब
पहचानेंगे कि कौन सा वेक्टर समान सदिश है, तो उसकी मापांक यानी परिमाण यानी लंबाई बराबर हो, साथ ही दिशा भी बराबर एक ही हो, तब उसको आप क्या समझेंगे, समान सदिश। समझ में आया? मापांक यानी परिमाण यानी लंबाई बराबर हो, उसके साथ उसकी डायरेक्शन एक ही हो, तब उन वेक्टर को आप क्या समझेंगे, समान सदिश। आगे ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश कैसे आप जानेंगे, मापांक बराबर हो, मापांक बराबर हो मतलब मापांक बराबर हो यानी परिमाण बराबर हो यानी लंबाई बराबर हो, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तब उनको ऋणात्मक वेक्टर समझा जाता है। एक बार फिर समझो, किन वेक्टर को आप ऋणात्मक सदिश समझेंगे, तो उनकी मापांक यानी परिमाण यानी लंबाई बराबर हो, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो, तब उनको ऋणात्मक सदिश माना जाता है। आगे संरेख या समांतर सदिश। कौन सी कंडीशन में, कौन सी रीजन में, कौन सी अवस्था में संरेख या समानांतर सदिश माना जाता है? तो यदि दिए गए वेक्टर किसी एक रेखा के समानांतर हो, यदि दिया गया वेक्टर किसी एक रेखा के समानांतर हो, तब उसको संरेख या समानांतर सदिश माना जाता है। यदि दिए गए वेक्टर्स किसी एक रेखा के समांतर हो, यदि दिए गए वेक्टर्स किसी एक रेखा के समानांतर हो, तब उन वेक्टर्स को संरेख या समांतर सदिश माना जाता है। चौथा पॉइंट देखिए, सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश तब जानेंगे कि दिया गया वेक्टर सह आदिम सदिश है, तो यदि दिए गए वेक्टर्स का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, यदि दिए गए वेक्टर्स का प्रारंभिक हो, तब उन वेक्टर्स को सह आदिम सदिश माना जाता है। यदि दिए गए वेक्टर्स का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, तब उन वेक्टर्स को सह आदिम सदिश माना जाता है। एक बार और रिपीटेशन करते हैं, मापांक बराबर हो और दिशा एक ही हो तो क्या मानेंगे, समान सदिश। मापांक बराबर हो लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो क्या मानेंगे, ऋणात्मक सदिश। यदि दिए गए वेक्टर्स किसी एक रेखा के समानांतर हो तो संरेख या समानांतर सदिश माना जाता है। यदि दिए गए वेक्टर्स का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तब उसे सह आदिम सदिश माना जाता है। अब आइए हम फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं कि इसमें कौन समानांतर है, कौन समान है, कौन ऋणात्मक है, कौन सह आदिम सदिश है। तो चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ बाबू, फिगर के माध्यम से समझिए इसमें समान सदिश कौन है, ऋणात्मक सदिश कौन है, संरेख कौन है, सह आदिम कौन है।
देखिए समझते हैं बढ़िया से बाबू। तो पहले ढूंढते हैं समान सदिश। समान सदिश, समान सदिश के लिए मापांक माने लंबाई बराबर हो और दिशा एक ही हो। चलिए ये दोनों देखते हैं। देखिए तो ए लंबाई और ए लंबाई मिरर के माध्यम से दोनों क्या बराबर है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मापांक बराबर। चलिए दोनों का मापांक बराबर है। अब आइए वेक्टर ए भी जा रहा है राइट और ये भी जा रहा है राइट और, मतलब दोनों का दिशा भी एक ही है, माने मापांक भी बराबर है और दिशा भी है। इसलिए वेक्टर ए एवं वेक्टर बी किसका उदाहरण होगा, समान सदिश का। आइए चलिए वेक्टर ए एवं वेक्टर बी ये किसका उदाहरण हुआ, समान सदिश का। क्यों, क्योंकि देख दोनों का लंबाई क्या चीज है, बराबर है, दोनों का दिशा राइट और है तो मापांक भी बराबर है और दिशा भी बराबर है। तो वेक्टर ए एवं वेक्टर बी किसका उदाहरण होगा, समान सदिश का। अब आइए इसको चलते हैं। देखिए फिगर से देखिए, जो लंबाई ई है वही लंबाई ई है। इसका मतलब वेक्टर सी और वेक्टर डी दोनों का मापांक बराबर है। अब डायरेक्शन चलते हैं। तो वेक्टर सी की डायरेक्शन नीचे है और ये आपका है ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, मतलब दिशा इसका एक और नहीं है। मापांक भले बराबर है लेकिन दिशा इस एक और नहीं है, इसलिए वेक्टर सी और वेक्टर डी समान सदिश का उदाहरण नहीं होगा। समझ में आया। तो इसमें समान सदिश का उदाहरण कौन है, वेक्टर ए एवं वेक्टर बी। अब आगे चलते हैं, ऋणात्मक को ढूंढते हैं। ऋणात्मक सदिश, चलो ऋणात्मक के लिए हमको क्या होना चाहिए बाबू, मापांक बराबर हो लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। तो देखिए वेक्टर सी और वेक्टर डी पर गौर किया जाए, तो दोनों की लंबाई बराबर है बाबू। अच्छा यानी मापांक बराबर होगा लेकिन एक दिशा नीचे एक दिशा ऊपर, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। तो मापांक बराबर हो और दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो किसका उदाहरण होगा, ऋणात्मक सदिश का। यानी वेक्टर सी एवं वेक्टर डी किसका उदाहरण होगा, ऋणात्मक का। चलिए वेक्टर सी एवं वेक्टर डी किसका उदाहरण, ऋणात्मक सदिश का। अब चलिए इसको देखिए कि ऋणात्मक है कि नहीं। तो भले मापांक बराबर है लेकिन दिशा दोनों के एक ही ओर है, लेकिन ऋणात्मक होने के लिए एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी समान सदिश का उदाहरण नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, संरेख। संरेख सदिश इसमें कौन कौन है, संरेख। संरेख के लिए क्या होना चाहिए कि दिया गया वेक्टर किसी एक रेखा के समांतर होना चाहिए। आइए देखिए तो बाबू, अगर हम ऐसे वो रेखा खींचते हैं तो वेक्टर ए भी इसके समानांतर है और वेक्टर बी भी इसके समानांतर है, मतलब ये दोनों एक रेखा के समानांतर है। यानी वेक्टर ए एवं वेक्टर बी किसका उदाहरण होगा, संरेख का। चलिए वेक्टर ए एवं वेक्टर बी किसका उदाहरण, संरेख सदिश का। और गौर करते हैं, एक रेखा ऐसे बनाते हैं तो वेक्टर सी भी इसके समानांतर हो जाएगा और वेक्टर डी भी इसके समानांतर होगा, तो वेक्टर सी एवं वेक्टर डी भी संरेख सदिश का उदाहरण है, वेक्टर सी एवं वेक्टर डी। चलिए चौथा क्या है, सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश। अब इसमें पहचानिए कि कौन कौन सी वेक्टर सह आदिम सदिश का उदाहरण है। तो उन वेक्टर्स को सह आदिम सदिश कहा जाता है जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। देखिए तो
सबका अगर प्रारंभिक बिंदु एक होगा तो उसको सआदिम सदिश का उदाहरण देंगे। बताइए ई कौन है बताओ? वेक्टर ए का स्टार्टिंग पॉइंट ई है, हुआ। आई ई कौन है? वेक्टर सी, इसका भी स्टार्टिंग है। देखो वेक्टर ए भी यहां से स्टार्ट हो रहा है और वेक्टर सी भी यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो वेक्टर ए का स्टार्टिंग ई है, वेक्टर सी का स्टार्टिंग ए है, माने वेक्टर ए और वेक्टर सी किसका उदाहरण? सआदिम सदिश का। लिख सकते हैं वेक्टर ए एवं वेक्टर सी। अब चलिए ये दोनों को गौर कीजिए। बाबू वेक्टर बी का स्टार्टिंग ई है, अब वेक्टर डी का स्टार्टिंग ए है, माने दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही नहीं है, इसलिए वेक्टर बी और वेक्टर डी सआदिम सदिश का उदाहरण नहीं होगा। इस था फिगर के माध्यम से समान सदिश, ऋणात्मक सदिश, संरेख सदिश और सआदिम सदिश पहचानने का तरीका। और एग्जाम्पल पर गौर करते हैं और अगला उदाहरण देते हैं तो उसको मिटाते हैं। एक बार देखिए बाबू, तो हाँ बाबू दूसरा एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। इसमें पहचानिए कि कौन समान सदिश है, कौन ऋणात्मक सदिश है, कौन संरेख सदिश है, कौन सआदिम सदिश है। पहले समान सदिश, समान सदिश पर गौर करते। समान सदिश के लिए लंबाई बराबर होना चाहिए और दिशा एक ही होना चाहिए। गौर करते हैं, देखिए बढ़िया से देख तो बाबू, ये हो गया वेक्टर डी, आई हो गया वेक्टर बी। तुम केयर करके देखिए दोनों का लंबाई बराबर है। ई लंबाई पर गौर करो, ई लंबाई पर गौर करो, दोनों का लंबाई सेम है, मतलब मापांक बराबर है। अब डायरेक्शन देखिए, इसका भी डायरेक्शन नीचे आ रहा है, इसका भी डायरेक्शन नीचे आ रहा है, मतलब मापांक भी बराबर है और दिशा भी एक ही है, इसलिए वेक्टर बी और वेक्टर डी किसका उदाहरण? समान सदिश का। वेक्टर बी और भी लिख सकते हैं और एवं भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर बी और वेक्टर डी समान सदिश का उदाहरण है। और इसमें ढूंढिए ई वाला पर गौर करें। देख तो ध्यान से देखिए, दोनों का लंबाई दम बराबर है। वेक्टर बी और वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर ए की लंबाई माने मापांक, आई हो गया वेक्टर बी की लंबाई माने मापांक, दोनों का लंबाई बराबर है माने मापांक बराबर है। अब चलिए डायरेक्शन, एक डायरेक्शन नीचे जा रहा है, एक डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, मतलब दिशा बराबर नहीं है, मतलब इसको हम समान सदिश नहीं कह सकते हैं। यानी यहाँ पर समान सदिश का उदाहरण एक ही वो है, वेक्टर बी और वेक्टर डी। अब आगे बढ़ते हैं। ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक के लिए क्या होना चाहिए? मापांक बराबर और दिशा एक दूसरे के विपरीत। देखिए ये दोनों की लंबाई है बराबर, मापांक बराबर हुआ, एक का डायरेक्शन ऊपर एक का डायरेक्शन नीचे, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब क्या हो गया? वेक्टर ए और वेक्टर बी ऋणात्मक सदिश का उदाहरण है। और ऋणात्मक खोजिए, इसको तुलना कीजिए। देखो बाबू ये दोनों की मापांक है बराबर है, लेकिन दिशा एक ही ओर है, लेकिन ऋणात्मक होने के लिए एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, मतलब वेक्टर बी और वेक्टर डी ऋणात्मक का उदाहरण नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। संरेख सदिश, संरेख, आइए एक रेखा खींचते हैं ऐसे, तो देख तो वेक्टर बी भी इस रेखा के समानांतर होगा, वेक्टर ए भी इसके समानांतर होगा, वेक्टर डी भी इसके समानांतर होगा, मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी एवं वेक्टर डी किसका उदाहरण? संरेख सदिश का। आइए वेक्टर ए, वेक्टर बी एवं वेक्टर डी संरेख सदिश का उदाहरण है। अब चलिए सआदिम सदिश,
सह आदिम सदिश। सादिम सदिश उन वेक्टर्स को कहा जाता है जिसका इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। आइए गौर किया जाए, ई कौन वेक्टर है? ए, इसका स्टार्टिंग तो कहीं से चला है। ई कौन वेक्टर है? बी, ए बी स्टार्ट यहां से हुआ है। ई कौन वेक्टर? सी, ए बी स्टार्ट यहां से हुआ है। एरो देख लीजिए, बढ़िया से एरो देखिए, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हो गया? वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आदिम सदिश का उदाहरण है। चलिए, ये आपका फिगर के माध्यम से समान सदिश, ऋणात्मक सदिश, संरेख सदिश और सह आदिम सदिश पहचानने का तरीका हुआ। अब आइए हम आपको एक थ्योरी बताएंगे अगला वीडियो में, जिसका नाम है एडिशन ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का योग नियम। ये बताने के बाद आपका 2 चैप्टर का थ्योरी खत्म हो जाता है और आप से रिक्वेस्ट है कि वेक्टर चैप्टर में जाइए और 2 चैप्टर बनाइए, आपको 90% बन जाएगा। और आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्त।